शुरू में जब किसी अनुदात स्वर के बाद प्रत्यय या स्वरित आता है। ओके फाइन। ओके तो यहाँ पर अनुदात के बाद स्वरित। ओके फाइन। ओके तो रथी व यहाँ ये जो शब्द है वो उन्होंने यहाँ पे उदाहरण में दिया है। रथी व में क्या है, बेसिकली रथी व एक संधि है। सी व्हाट वी आर डूइंग इज हम रथी व के आधार पर कंप का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो रथी व ये जो शब्द है वो संधि है, रथी अधिक इव। अब जनरली क्या नियम होते हैं कि स्वरित के बाद या तो अनुदात्त आ सकता है या फिर प्रत्यय आ सकता है। प्रत्यय इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ अनुदात्त। ये आपको याद होगा। स्वरित स्वर के बाद जनरली उदात्त स्वर आता ही नहीं। कोई भी शब्द आप देखिए तो उसमें यही नियम होता है कि स्वरित के बाद जनरली उदात्त नहीं आता। पर रथी व इस शब्द में स्वरित के बाद उदात्त आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? तो रथी अधिक इव, ये दो शब्दों का संधि करके हम रथी व ये शब्द बना रहे हैं। रथी ये जो शब्द है उसमें रेफ के साथ जो आने वाला अकार है वो अनुदात्त है, थी का जो इकार है वो उदात्त है, विच इज फाइन। फिर इव शब्द जो है उसमें इकार जो है वो अनुदात्त है, व के साथ आने वाला जो अकार है वो उदात्त है, विच इज ऑल्सो फाइन। और जब हम इनका संधि करते हैं जब हम इसका संधि करते हैं तो क्या होता है? दीर्घ इकार अधिक ह्रस्व इकार मिला के दीर्घ इकार ये आपको वर्ण मिल जाता है जो हमें संधि नियमों से मिलता है। पर संधि नियम जो होते हैं वो वर्णों के लेवल पर होते हैं, वर्णों के लेवल पर। और यहाँ पे एक और लेवल आती है, वो है स्वरों की लेवल। तो यहाँ पे भी आर नॉट जस्ट डूइंग इकार प्लस इकार, व्हाट वी आर आल्सो डूइंग इज उदात्त स्वर प्लस अनुदात्त स्वर, इनका हम संधि कर रहे हैं। तो ये जो स्वरों के संबंधित संधि होता है उसको हम स्वर प्रक्रिया कहते हैं। संधि के नियम और स्वर प्रक्रिया के नियम हमें पाणिनीय व्याकरण में मिल सकते हैं, अथवा कोई अन्य संस्कृत व्याकरण हो तो उसमें भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप में से किसी ने बेसिक संस्कृत किया होगा तो आपने संधि नियम किए होंगे, पर संधि नियमों के साथ आपको उदात्त अनुदात्त की बातें नहीं सिखाई होंगी, क्योंकि वो एडवांस्ड लेवल पर आती है। एडवांस लेवल पर या फिर जिनको वैदिक संस्कृत में रुचि है, सीखने में इंटरेस्ट है, तो वो लोग के स्वर प्रक्रिया सीखते हैं। बट एट अ बेसिक लेवल ओनली संधि सूत्र और संधि रूल्स आर फाइन। ओके तो सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे जो उदात्त अधिक अनुदात्त की का संधि हो रहा है तो उसका क्या करना चाहिए? उदात्त आना चाहिए कि अनुदात्त आना चाहिए? ये यहाँ पे प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर यह है कि उदात्त अधिक अनुदात्त का जब संधि होता है तो ये जो दीर्घ इकार हमें रिजल्ट मिला है उसको स्वरित बनना है। स्वरित बना, स्वरित बनने के बाद हमें रथी व ये शब्द मिला। अब रथी व शब्द में क्या हो रहा है? रथी दीर्घ इकार जो है वो स्वरित है, उसके बाद वकार जो है वो अनुदात्त वो उदात्त आ रहा है, उदात्त आ रहा है। पर स्वरित स्वर के बाद उदात्त स्वर का उच्चार करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और कठिन से ज्यादा व्हाट आई कैन से वैसा उच्चार नहीं होता, नहीं करते वैसा उच्चार। ऐसा कोई भी शब्द नहीं जिसमें स्वरित के बाद उदात्त आता है। तो अब क्या करें, उच्चार कैसे करें? देखिए स्वरित के बाद क्या आ सकता है? अनुदात्त आ सकता है।
राइट, स्वरित के बाद अनुदात्त आ सकता है, वी नो दिस रूल। अनुदात्त के बाद उदात्त वर्ण आ सकता है, दिस इज ऑल्सो फाइन। और स्वरित के डायरेक्ट बाद उदात्त नहीं आ सकता। जनरली स्वरित और उदात्त के बीच में एक अनुदात्त हमेशा रहता है, चाहे एक हो चाहे अनेक अनुदात्त भी आ सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, रथी का जो दीर्घ इकार है वो हम पहले स्वरित रूप में उच्चारेंगे, वही इकार थोड़ा सा एलोंगेट करके अनुदात्त रूप से उच्चारेंगे। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा वर्ण ऐड कर रही हूँ, टू यानी दीर्घ इकार जो है वो दीर्घ है, इसलिए दो मात्रा, इसलिए मैं यहाँ पे दो नंबर डाल रही हूँ। ओके, उसको अंडरलाइन किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एडिशनल अनुदात्त ऐड किया है। एडिशनल अनुदात्त इज बीइंग एडेड हियर फॉर द सेक ऑफ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। और बाद में आप उदात्त का उच्चार कर सकते। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ प्रोनाउंसिंग स्वरित एंड उदात्त, what we are doing is we are adding an additional अनुदात्त। एक एडिशनल अनुदात्त को रखकर हम पहले स्वरित का उच्चार करते हैं, फिर अनुदात्त का उच्चार करते हैं जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, और फिर जो ऑलरेडी उपस्थित उदात्त है उसका उच्चार करते हैं। तो इस प्रकार एक स्वर के बाद दूसरा स्वर जब आता है और जब उनका उच्चार सहज नहीं होता है, तब आप बीच में आपके बीच में नियमों के अनुसार एक एडिशनल स्वर का उच्चार कर सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंप। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंप। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? इज दिस क्लियर? थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बिकॉज आपने स्वरों का उतना अभ्यास नहीं किया है, बट ओवरऑल क्लियर है कंसेप्ट कंप का। यस मैम। मैम कंप इज ओके, ग्रेट। डबल वाइब्रेशन। मैम कंप इज अ डबल वाइब्रेशन। The two which you have written is a double vibration with rati and नॉट एग्जैक्टली डबल वाइब्रेशन, बट यहाँ पे दो मात्रा मैंने ऐड किया है इसीलिए। ओके, rati and eve। हाँ, अब इसमें वाइब्रेशन किसका करना है वो श्लोक में बताया है। ओके मैम, या अब देखते हैं क्या कहा है। हाँ, मध्ये तु कंपयेत कंपम उभौ पार्श्वौ समौ भवेत्। मध्य यानी जो ओवरऑल कंप का उच्चार होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो उच्चार होता है तो उसके तीन भाग आपको करने हैं। पहला भाग जो है वो नॉर्मल उच्चारना है, बीच का भाग जो है वो कंप के साथ, कंप यानी वाइब्रेशन, कंपयेत वाइब्रेट करके उच्चारण, थोड़ा सा रिवर्बरेटिंग करके उच्चारना है। और जो लास्ट पार्ट है वो भी नॉर्मल उच्चार करना है। पार्श्व, पार्श्व यानी एंड्स, साइड्स। देखिए ये कंप का पूरा उच्चार है। सपोज दिस इज अ कंप, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, दैट इज कंप। तो इस कंप के हम तीन भाग करेंगे। ये दो पार्श्व है, दीज टू आर कॉल्ड एज पार्श्व। तो इनका उच्चार जो है वो सम होगा। सम यानी जैसे इसका उच्चार होगा वैसे ही इसका उच्चार होगा, इन दोनों का नॉर्मल उच्चार होगा। और जो बीच वाला भाग है वो कंपयेत, कंपयेत मतलब थोड़ा सा रिवर्बरेटिंग सा उच्चार करना है उसका। ओके, समझ में आया?
कभी क्या होता है कि कंप में रंग भी आता है। ओके, अब यहाँ पे जो उदाहरण दिया है उसमें रंग नहीं है, रंग वर्णन नहीं है, पर अगर कंप भाग में रंग वर्ण आ जाए तो क्या कहा है, सरंगम कंपयेत कंपम रथी वेति निदर्शनम। यदि उस कंप भाग में रंग वर्ण आता है तो कंप का उच्चार भी रंग के समान करना है। यानी यहाँ पर एक डाउट का उन्होंने आंसर दिया है बेसिकली, कि अगर कंप आ जाए, देखिए हमने देखा था कि रंग का उच्चार भी रिवर्बरेटिंग करना है और कंप का उच्चार भी रिवर्बरेटिंग होता है, तो दोनों साथ में आ जाए तो क्या करना चाहिए, तो रिवर्बरेटिंग भी उच्चार करना है और रंग यानी अनुनासिक्य भी उसका उच्चार करना है। ओके, समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ पर? यहाँ पे उन्होंने ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बताया है, कंप के बारे में सिर्फ एक श्लोक दिया है और बस हो गया, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, बस एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देके दे हैव मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कंप ये जो टॉपिक है उसमें भी बताने जैसा बहुत है, बट आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल। तो मैंने एक बेसिक कंसेप्ट जो है कंप की वो मैंने आपको बताई है, और ये जो कंप की कंसेप्ट इट इज मोस्टली कनेक्टेड टू स्वरित स्वर। ओके, आगे जाए आप। आगे जाए। ओके, अब आगे के श्लोक जो है वो सिंपल है। देखिए अगला श्लोक, एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः न अव्यक्ताः न च पीडिताः सम्यक् वर्ण प्रयोगेण ब्रह्मलोके महीयते। एवं इस प्रकार वर्णाः प्रयोक्तव्याः वर्णों का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग यानी उच्चार करना चाहिए। कैसे होने चाहिए वर्ण, न अव्यक्त न च पीड़ित। ये एक्चुअली पिछले वाले एक श्लोक की पुनरुक्ति है, जैसे हमने वो देखा था व्याघ्री जैसे अपने बछड़े को मुख में रखती है बिना हानि पहुंचाए और बिना गिराए, तो वही उसी की बात का यहाँ पे पुनरुक्ति हुई है। न अव्यक्त, अव्यक्त यानी अस्पष्ट, अस्पष्ट उच्चार नहीं करना चाहिए। पीड़ित, पीड़ित यानी ज्यादा फोर्सफुली, जिससे आपको उच्चार करने में पीड़ा हो, दैट इज पीड़ित। ज्यादा एफर्ट्स डाल के बोलना, दैट इज पीड़ित। तो ना ही वो अस्पष्ट होने चाहिए और ना ही वो पीड़ित होने चाहिए। सम्यक वर्ण प्रयोगेण, अगर आप इस प्रकार सारे वर्णों का सम्यक उच्चार करें, सम्यक प्रयोग करें, सम्यक यानी अच्छा प्रयोग, प्रॉपर एप्लीकेशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, तो क्या होता है, ब्रह्मलोके महीयते, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। देखिए ये शायद आप में से बहुत जन ने पहली बार सुना होगा। जनरली कोई लोक होता है, श्रेष्ठ लोग जो होते हैं, विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, तो उनकी प्राप्ति के लिए या तो यज्ञ होते हैं अथवा तपस्या होती है या फिर पुण्य प्राप्ति होती है, दान धर्म इत्यादि करके आप उन लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक अलग विचार उन्होंने एक्सप्रेस किया है कि सम्यक वर्ण प्रयोग है ना, अगर आप वर्णों का उच्चार भी ठीक से करेंगे तो ब्रह्मलोक की आपको प्राप्ति होगी। अब यहाँ पे ब्रह्मलोक की प्राप्ति सही में ब्रह्मलोक की प्राप्ति है कि इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, मे बी इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू से, ऑफ अ गुड लेवल,
तब अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है आपको प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, आपको विद्वानों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो वैदिक सूक्तों का, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों में आपको सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित माना जाएगा। दैट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रह्मलोके महीयते। इसी बात पर एक और व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है विच इज कॉल्ड एज महाभाष्य। वो पतंजलि मुनि ने लिखा है। तो जो महाभाष्य है उसमें उन्होंने व्याकरण के बारे में, व्याकरण भी और साधु वर्ण, जो शब्द ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं उनको साधु शब्द कहा गया है। साधु शब्द और जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होते दे आर कॉल्ड एज असाधु। तो साधु शब्द वर्सेस असाधु शब्द। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि साधु शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपको पुण्य प्राप्ति होगी, और यदि आप असाधु शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। सो मे बी दे वांट टू instill fear in the minds of people so that the people don't pronounce wrong words or wrong varnas. तो इसीलिए इस प्रकार के वो श्लोक बनाते हैं। तो एटलीस्ट विद द विश की हमें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ये जो सारे लोग हैं वो अच्छी तरह से उच्चार करेंगे। ओके, समझ में आया? आगे जाए? यस। ओके, ओके। अब अगला श्लोक जो है उसमें ये शायद आपने सुना होगा बिकॉज ये श्लोक थोड़ा सा पॉपुलर है, बट ये जो श्लोक है वो विदाउट कंटेक्स्ट पॉपुलर किया गया है। ये जो श्लोक है वो सुभाषित के रूप में मैंने कुछ सुभाषितों की पुस्तकों में भी देखा है। श्लोक है गीति शीघ्री शिरकंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञः अल्पकंठः च षट् एते पाठकाधमाः। संधि मार्क करिए, अनर्थज्ञः अल्पकंठः च षट् एते पाठकाधमाः। पाठक अधिक अधम। हाँ, पाठकाधम ये एक शब्द है, बट ये एक शब्द पाठक और अधम ये दो शब्द मिलके बना है। अब ओके, षट् एते पाठक अधमाः। अधम यानी नीच प्रकार का, लोवेस्ट क्वालिटी। पाठक यानी वैदिक मंत्रों का उच्चार करने वाला। इसका ट्रांसलेशन मैंने देखा, उसका ट्रांसलेशन लाइक पाठक शब्द जो है उसका ट्रांसलेशन उन्होंने रीडर ऐसे किया है, रीडर अथवा ओरेटर, which is not completely correct, or maybe like some aspects of this shloka can be applicable to that also, but specifically ये वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए है। स्पेसिफिकली वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए। तो जो वैदिक मंत्रों का उच्चार करते हैं उनमें से अधम प्रकार के लोग कौन होते हैं अथवा अधम प्रकार की क्वालिटीज क्या होती है, ये इस श्लोक में बताया है। और ऐसे षट यानी 6 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार है गीति, दूसरा है शीघ्री। तो ये जो 6 प्रकार है, 6 शब्द जो है वो अधम पाठक के विशेषण है। तो पहला विशेषण है गीति। गीति यानी गाने वाला, गाकर उच्चारण करने वाला। जो वैदिक मंत्र होते हैं उनको गाना नहीं चाहिए। हाँ, अगर सामवेद के कुछ मंत्र है और उनके कुछ नियम है तो आप वो गा सकते हैं, बट अदरवाइज अपने मन से बिना किसी नियम से आप वैदिक मंत्र
गा नहीं सकते। इट इज रॉन्ग। तो ये जो आजकल श्री सूक्त अथवा महामृत्युंजय मंत्र का यूट्यूब इत्यादि पे म्यूजिक के रूप में मिलता है, इट इज ट्रेडिशनली रॉन्ग। ओके, उनको म्यूजिक के रूप में उच्चार नहीं करना चाहिए। हाँ, जो श्लोक वगैरह होते हैं लाइक नॉन वैदिक लिटरेचर जो है, पुराणों में जो श्लोक है, राम रक्षा है इत्यादि जो है, तो वो उसको आप संगीतबद्ध कर सकते हैं, बट वैदिक सूक्तों को नहीं करना चाहिए, तो गा के उच्चार नहीं करना चाहिए। फिर तो मैडम गायत्री मंत्र भी तो नहीं गाना चाहिए। यस, गायत्री मंत्र तो बहुत पॉपुलर है, वो भी गा के नहीं करना चाहिए। उसकी जो ट्यून है, म्यूजिक है, वो भी पॉपुलर है। सो दैट इज ट्रेडिशनली रॉन्ग। आजकल करते हैं तो ठीक है, क्या कर सकते, बट आजकल तो बहुत एक कोई भी ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ फॉलो नहीं करता, तो चल जाता है। बट यहाँ पे जो लिखा है वो हम अभी सीख रहे हैं। ठीक, तो जितना हो सके तो फॉलो करना है तो करिए, वरना कोई करता ही नहीं। वैसे उनको पता भी नहीं होता, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे नहीं तो लोगों को ऐसे वैदिक मंत्रों के बारे में ज्ञान भी नहीं होगा। वैसे आजकल देखिए, पूर्व काल में क्या होता था कि जो वैदिक मंत्र थे उस वक्त तो पॉपुलर थे ही नहीं। पॉपुलर इन द सेंस जिनको वैदिक मंत्रों का पठन करने का अधिकार था, सिर्फ वही लोग अभ्यास करते थे। और उनमें से जो सार है वो बाकी लोगों को बताते थे, अनधिकृत लोगों को बताते थे। पर ऐसा नहीं है कि जो सारे लोग वैदिक मंत्र सीखते हैं वो अच्छे हो, उनमें बुरे लोग भी होते हैं। सो लाइक ऑल ऑफ दैट गॉट डाइल्यूटेड। तो आजकल तो कोई भी, किसी के हाथ में भी वैदिक मंत्र आए हैं। ओके, सो देयर आर नो आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स एज ऑफ नाउ, बट जो पूर्व काल में लिखा था वो हम अभी अभ्यास कर सकते हैं, और चाहे तो हम अप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, फिर शीघ्र ये प्रकार आता है। शीघ्र यानी फास्ट, जलद। तो शीघ्र उच्चार करना भी गलत है। जल्दी जल्दी उच्चार करना, शीघ्रता से उच्चार करना। वैदिक मंत्र जो है उनका नॉर्मल स्पीड में उच्चार करना है, या तो नॉर्मल स्पीड में, या फिर उस श्लोक के लिए था, उस मंत्र के लिए जो स्पीड बताया गया है उस स्पीड से उच्चार करना है। बट नॉर्मली फास्ट उच्चार नहीं होता। अगर आप आजकल के विधियों में देखेंगे, विवाह की विधि हो या फिर घर में कोई पूजा के लिए किसी ब्राह्मण को बुलाया हो पूजा पाठ करने, तो आप देखेंगे कि कितने फास्ट बोलते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कितने फास्ट बोलते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल स्पीड होना चाहिए। वो हार्डली, मतलब वो जो उच्चार करते हैं वो हार्डली समझ में आता है कि क्या बोल रहे हैं। ये तो इट इज रॉन्ग। जैसे मैंने आज अभी कहा कि यहाँ पे कहे जो नियम है वो आजकल कोई ऑब्जर्व नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। बट जो नियम है वो हमें पता होने चाहिए। तो शीघ्र इज अ फॉल्ट। ओके, शीघ्र पढ़ने वाले अधर्म पाठक है। फिर आते हैं शिरक कंपी यानी अब आप देखिए कि आप अगर कोई पोएम रिसाइट कर रहे हो, ये वैदिक मंत्र जाने दीजिए, कोई भी नॉर्मल पोएम रिसाइट कर रहे हो, तो एक नेचुरली आपका जो सिर है वो ऐसे नॉड करता है। या फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कोई पोएम रिसाइट करने के लिए कहा है, so some people have this habit of nodding their head while reciting. So that is called as shirak kampa. The movement of head, moving your head or nodding your head. यहाँ पे vibrating your head तो नहीं होगा, but nodding your head और moving your head. तो इस प्रकार वैदिक मंत्रों का उच्चार करते समय सिर को हिलाना नहीं है, सिर को स्थिर रखना है। देखिए कितनी माइन्यूटली उन्होंने नियम बताया है। फिर लिखित पाठक यानी लिखा हुआ पढ़ने वाला।
यानी जिसके मंत्र अथवा जिस व्यक्ति ने मंत्र कंठस्थ नहीं किए हैं, बाय हार्ट नहीं किए हैं, मेमोराइज नहीं किए हैं, तो वो क्या करेगा? तो वो सामने लिख के, अपने सामने जो लिखित मंत्र है वो रखेगा और पढ़ेगा। ओके, तो वैसा नहीं करना चाहिए। मंत्र जो है, मंत्र उच्चारण करते समय, मंत्रों का पाठ करते समय आपको बिना देखे ही उनका पाठ करना है। ओके, देखिए इस बात पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस वक्त जो ओरल ट्रेडिशन थी, उसके पीछे भी एक रीजन था। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हमारे पास लाइक रिटर्न लिखित साधन नहीं थे, ऐसे नहीं। ऑफ कोर्स अब जितने लेवल पे प्रिंटिंग होता है उतने लेवल पे तो नहीं था, बट अदरवाइज उस वक्त हमारे पास गुरुज पत्र अथवा वी हैड सम मटेरियल्स विथ विच वी कुड हैव रिटन, बट हमने वैसा नहीं किया, अथवा उतने बहुत कम अवेलेबल थे, अथवा जो गुरुकुल रहते थे वहां पे राइटिंग थिंग्स डाउन वाज नॉट कंसिडर्ड वैलिड, क्योंकि उस समय के जो गुरु थे अथवा उस समय की जो परंपरा थी वो ऐसे ही होनी चाहिए थी। दे deliberately wanted it to be an oral tradition. Why? Because that increases the mental capacity of human beings. अभी देखिए, अभी जो देखिए फॉर एग्जाम्पल टेबल्स है मैथमेटिक्स की, टेबल्स, तो अगर हम उनको बाय हार्ट करेंगे तो हमारी मेमोरी जो है वो अच्छी होती है, our memory becomes better, our brain functions better if we memorize more and more things. वैसे अभी हमारे पास कैलकुलेटर है, फोन में भी कैलकुलेटर रहता है, so we don't need to memorize tables. That becomes a drawback for our brain. Of course it's a comfort having your phone or a calculator nearby, but it's a drawback for your brain. तो मेंटल फैकल्टीज जो है उनको अच्छी तरह से डेवलप करने के लिए भी ओरल ट्रेडिशन था, मतलब गुरुजी से सुनकर आपको मेमोराइज करना है और उसको रिप्रोड्यूस करना है। जब आप गुरुजी से सुनते हैं तो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट। जब आप पढ़ते हैं तो नॉट नेसेसरीली यू आर एक्सट्रीमली अलर्ट। देखिए आई डोंट नो इफ यू आर फेस दिस, बट इट इज वेरी कॉमन थिंग कि जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, पढ़ते समय आपका दिमाग कहीं और चला जाता है, एंड देन आफ्टर अ व्हाइल यू अगेन कम बैक टू योर बुक, सो यू कीप स्विचिंग योर अटेंशन फ्रॉम द बुक टू योर थॉट्स, देन अगेन बैक टू योर बुक। सो 100% अटेंशन बुक पे रहेगा इसकी गारंटी नहीं होती, बट वेयर एज जब आप गुरु से सीखते हैं, सुनते हैं, तो यू हैव टू गिव योर 100% अटेंशन टू द गुरु। Okay, so this is why oral tradition was a thing in our past. Okay, समझ में आया? Yes. Okay, आगे जाते हैं। अनर्थज्ञः, अनर्थज्ञः ये जो शब्द है, ओके, अनर्थज्ञ, अनर्थज्ञ, ज्ञ यानी जानने वाला, अर्थज्ञ यानी अर्थ जानने वाला, अनर्थज्ञ यानी अर्थ न जानने वाला। जो वैदिक मंत्रों का पठन हो रहा है, पाठ कर रहे हैं, उन मंत्रों का अर्थ नहीं पता है, तो ऐसा जो पठन करने वाली व्यक्ति है वो अधम पाठक कहलाएगा। तो बिना अर्थ जाने मंत्रों का उच्चार नहीं करना चाहिए। देखिए जो ये बताए हैं टाइप्स ऑफ अ बैड पाठक और अ बैड रिसाइटर, तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहा है, बट जो करते हैं उनको जो ये इस प्रकार का पाठ करते हैं, उनके जो मंत्र है उनको पता होता है वो मंत्र, कुछ लोगों के बाय हार्ट भी होंगे, बट फिर भी दे आर लो क्वालिटी रिसाइटर्स बिकॉज ऑफ दीज रीजंस।
ओके, हाँ, तो अनर्थज्ञ, बिना अर्थ जाने उच्चार करने वाला जो होता है वो अधम पाठक होता है। तो उच्चार करते समय उसका अर्थ भी जानना आवश्यक है। देखिए, ये जो सारी बातें हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस और द टाइम व्हेन द डिसाइपल और द शिष्य इज लर्निंग दोज मंत्र फ्रॉम द गुरु। वो समय जो है वो अलग है, बट एक बार गुरु से सीखने के बाद शिष्य को बिना अर्थ जाने मंत्रों का उच्चार करना शोभा नहीं देता। ओके, देखिए पहले क्या होता था, इट डिपेंड्स एक्चुअली फ्रॉम गुरुकुल टू गुरुकुल। बहुत बार ऐसा करते थे कि गुरु सबसे पहले शिष्यों को मंत्रों का उच्चार बताते थे बिना अर्थ बताए, और जब शिष्य वो मंत्र कंठस्थ करते थे उसके बाद उनका अर्थ उन्हें बताते थे। ओके, सो दैट इज फाइन, दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टडी। बट वो होने के बाद ये अधम पाठक के गुण गुण अथवा अवगुण उन्होंने बताए हैं। तो ये पांचवा था अनर्थज्ञ, और जो अंतिम प्रकार है वो है अल्पकंठ। अल्पकंठ यानी कम आवाज में, धीमी आवाज में उच्चार करने वाला, वो भी अधम पाठक है। धीमी आवाज में, अगर धीमी आवाज में उच्चार करेगा तो सामने वाले को सुनाई ही नहीं देगा। तो इस प्रकार के जो 6 प्रकार बताए हैं वो अधम पाठक के अवगुण है। समझ में आया? और ये जो है वो स्पेसिफिकली वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए है। अगर आप इसको सुभाषित रूप में एक्सेप्ट करके रीडर और ओरेटर के लिए अप्लाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं, बट सारे के सारे अप्लाई नहीं होंगे। देखिए गीति जो है स्टिल इट डजंट अप्लाई मच टू द ओरेटर, बट हो सकता है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने ये श्लोक सुभाषित के जो बुक्स होते हैं उनमें देखा है। ओके, बट इसका कंटेक्स्ट है वो पाणिनीय शिक्षा में आपको देखना होगा। अब अगला श्लोक करते हैं, ये एक श्लोक करते हैं एंड विल स्टॉप। अगला श्लोक है गुणाः। पहले श्लोक में अधम पाठक बताया, अधम पाठक के बारे में बताया था। इस श्लोक में अच्छे पाठक, जो अच्छा वक्ता नहीं, अच्छा उच्चारण करने वाला व्यक्ति है, उसके बारे में बताया है। श्लोक पढ़ते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेद तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षट् एते पाठकाः गुणाः। पाठक के गुण बताए हैं। क्या बताए हैं? यहाँ पे भी 6 बताए हैं। पहला है माधुर्य। माधुर्य यानी जो श्रोता होता है उसको सुनने में अच्छा लगना चाहिए, उसको सुनने में अच्छा लगना चाहिए। बस इतना ही अर्थ है माधुर्य का। वैसे माधुर्य और सुस्वर ये थोड़े से इंटरकनेक्टेड है। सुस्वर का अर्थ है वो जो वक्ता है अथवा वो जो मंत्र उच्चारण करने वाला है उसका स्वर अच्छा होना चाहिए। He should have a good voice. जिसका स्वर अच्छा नहीं है then he will not be considered as a good quality. जिसका स्वर अच्छा नहीं है, of course he can study the Vedas and recite them, not a problem. But अगर सुस्वर है, उसकी आवाज अच्छी है, मीठी आवाज है, so that becomes a plus point for that पाठक. So सुस्वर होने के कारण, अगर पाठक का सुस्वर है यानी पाठक की जो आवाज है वो मीठी है तो ऑटोमेटिकली माधुर्य आ जाएगा। माधुर्य यानी श्रोता के लिए सुनने में मधुर। यहाँ पर मैंने कर्णप्रियता लिखा है, कर्णप्रियता या फिर सुश्राव्यता ऐसा भी कह सकते हैं, सुश्राव्यता। ओके, फिर अक्षर व्यक्ति ही। अक्षर व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग द अल्फाबेट, एक्सप्रेसिंग द वर्णस। यानी क्या? यानी स्पष्ट उच्चार करना, प्रत्येक अक्षर अच्छी तरह से सुनाई दे, इस प्रकार का स्पष्ट उच्चार करना इस अक्षर व्यक्ति। ओके,
देन पदच्छेद, पदच्छेद इसका अर्थ है शब्दों को सेपरेट करना, जैसा मैं कर रही हूँ। श्लोक पढ़ते समय मैं क्या करती हूँ, मैं पदच्छेद करती हूँ। माधुर्य, देखिए मैंने कैसे किया, उदाहरणार्थ इसी श्लोक का देखते हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेद तू इत्यादि। तो ये मैंने अभी क्या किया, पदच्छेद किया, शब्दों को अलग अलग किया। ये तो पदच्छेद करके वैदिक मंत्रों का उच्चार करना चाहिए। और अब देखिए, वैदिक मंत्र जो है उनको संधि के साथ ही उच्चार करना होता है। आप ऐसे रैंडमली पदों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पदच्छेद क्यों दिया है, ये मन में प्रश्न आ सकता है। तो पदच्छेद, देखिए कोई भी संस्कृत का जो शास्त्र है, संस्कृत में जो शास्त्र है उसको समझने के लिए आपको टीका की आवश्यकता है। आप सिर्फ पदच्छेद यहाँ पे देखेंगे और वैदिक मंत्रों का प्रत्येक शब्द अलग अलग करके उच्चार करेंगे तो दैट वुड बी अ टेरिबल थिंग। ओके, वैसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पदच्छेद का अर्थ क्या है कि ओके, यहाँ पे उन्होंने दिया है, ओके ये आपके पास नोट्स तो है ही। ओके, हाँ, तो पदच्छेद करते हैं कि जहां जहां देखिए इट इज कनेक्टेड टू द छंद। तो जब छंद होता है तो उसका विशिष्ट उच्चार होता है। आपको कहाँ पे पॉज लेना है और कहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे मैं अभी ये श्लोक आपको पढ़ के दिखाती हूँ। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थं च षडेते पाठका गुणाः। तो मैंने क्या किया, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति के बाद मैंने पॉज लिया, फिर सुस्वर शब्द के बाद मैंने पॉज लिया, फिर च शब्द के बाद पॉज लिया और पाठका गुणाः के बाद मैंने एंड कर दिया। ओके, तो ये जो छंद के विदिन जो पॉजेस होते हैं, ये पॉजेस यानी अक्षर व्यक्ति ही, इस शब्द को मैंने पदच्छेद से सेपरेट किया। एक ही मतलब कंटिन्यूएशन में मैंने वो नहीं उच्चारण किया उसका, इसको आप पदच्छेद कहेंगे। इसको आप पदच्छेद करें। देखिए नियमानुसार, नियम यानी स्पेशली छंद के नियम। आई थिंक छंद के बारे में हमने भी शुरुआत में देखा था कि छंद में पाद होते हैं। एक पाद के बाद हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, फिर दूसरा पाद, फिर पॉज, फिर तीसरा पाद, अगेन पॉज और चौथा पाद, ऐसा उच्चारण होता है। तो जो पॉज लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज पदच्छेद। पॉज लेने में आप पहला शब्द और दूसरा शब्द अलग अलग करते हैं, कंटिन्यूएशन में नहीं उच्चार करते। so that is the padacheda they are talking about, not a random padacheda। फिर आता है सुस्वरः। सुस्वरः का तो हमने देख लिया इन कनेक्शन विद माधुर्य, दे आर डिफरेंट बट दे आर रिलेटेड। ओके, फिर आता है धैर्य। धैर्य यानी क्या अर्थ होता है, मतलब नॉर्मल भाषा में धैर्य यानी करेज होता है, फर्मनेस होता है, बट यहाँ पे अर्थ है धैर्य से उच्चार करना, अच्छी तरह से उच्चार करना, पेशेंटली यू हैव टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ण प्रॉपरली। जल्दी जल्दी नहीं करनी है, आपको धैर्य से उच्चार करना है, धीरे धीरे उच्चार, धीरे धीरे इन द सेंस केयरफुली उच्चार करना है, जल्दी में उच्चार नहीं करना, दैट इज धैर्य। देखिए यहाँ पर भी लिखा है त्वरा रहित होकर पढ़ना। ओके, फिर अगला है लय समर्थ। लय समर्थ, लय यानी स्पीड, समर्थ यानी केपेबल, केपेबल ऑफ नोइंग स्पीड। तो मंत्र को किस स्पीड में उच्चार करना है ये जानने वाला, ये जानना। स्पीड जो होता है अथवा लय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, नीचे दिया हुआ है उन्होंने, द्रुत, मध्य और विलंबित। द्रुत यानी फास्ट, मध्य यानी मीडियम और विलंबित यानी स्लो। तो जनरली मध्य स्पीड होना चाहिए, कभी कभी विलंबित भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द मंत्र। वो पर्टिकुलर मंत्र उच्चार करने में क्या नियम बताया है उसके अनुसार मध्य या विलंबित। जनरली द्रुत ये स्पीड नहीं होता,
तो जो व्यक्ति किस मंत्र को किस लयस के साथ उच्चार करना है वो जानता है, दैट इज कॉल्ड एज लय समर्थ। तो माधुर्य, अक्षर व्यक्ति, पदच्छेद, सुस्वर, धैर्य, लय समर्थ, ये 6 गुण है। दीज आर द गुड क्वालिटीज ऑफ अ पाठक, ऑफ अ रिसाइटर, जो वैदिक मंत्र पढ़ता है। ओके, समझ में आया? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे रुकते हैं, पर आगे 34th और 35th जो है उसमें उन्होंने पुनः जो पाठक के बुरे प्रकार बताए हैं, बैड क्वालिटीज ऑफ अ पाठक, ये टॉपिक पुनः यहाँ पर आता है। थोड़ा से मतलब वहां पे हमने बस 6 दिखे थे, यहाँ पे उन्होंने ज्यादा बताए हैं। ओके, व्हाट शुड बी अवॉइडेड while pronouncing और while reciting वैदिक मंत्रास। वहां पे देखिए 34-35 में भी बैड क्वालिटीज बताए हैं, बट भेद क्या है? देखिए यहाँ पे शंकितम यानी जिनको अर्थ, अथवा मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। शंकितम उदाहरण था, शंकितम यानी जो मंत्र है उसके बारे में शंका है, उसके उच्चारण के बारे में अथवा अर्थ के बारे में। भीतम यानी डर के उच्चार कर रहा है कि मे बी स्टीयरिंग फॉर सम रीजन, ओके, कोई भी कुछ भी हो सकता है, पहली बार मंत्रों का उच्चार कर रहा है किसी के सामने, तो भय है, तो वो भय नहीं होना चाहिए। तो 34-35 में जो बैड क्वालिटीज बताए हैं वो दे शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड। और 32nd में जो बैड क्वालिटीज बताए हैं वो सिर्फ पाठक के बुरे क्वालिटीज बताए हैं, अधम पाठक के। मतलब कुछ लोगों में हो सकते हैं, बट स्टिल दे आर एलिजिबल फॉर व्हाट यू से फॉर लर्निंग वेदास। ओके, समझ में आया? यस मैम। अब हम यहाँ, हाँ विचारा। 30व्या कारिकेमध्ये आपण कंपाचा विचार केला, तिथे माझ्याकडे एक दुसरी कॉपी आहे, त्याच्यामध्ये जात्य, अभिनिहित, क्षैप्र आणि प्लश्लिष्ट असे 3 स्वरांचे आणखीन प्रकार सांगितले, त्याच्याबद्दल काय सांगता हो, ते कंपाचे प्रकार आहेत. हो, ते कंपाचे प्रकार आहेत. त्याच्यामध्ये बघते मी, वाटलं तर पुढच्या वेळेला सांगेन. चालेल चालेल. पण ते जास्त ठीक आहे, मी सांगते तुम्हाला थोडंफार. पण ते कंपाचे प्रकार आहेत आणि ठीक आहे, तुम्हाला एंटर आपण काहीतरी थोडंसं डिस्कशन करूया त्याच्यावरती, पण पुढच्या वेळेला करूयात. शौनक नावाच्या व्याकरणकाराचं किंवा शिक्षावाल्याचं कोणाचं तरी त्यांनी श्लोक दिलाय. जातो अभिनिहितश्चैव क्षैप्र प्रविष्ट एवच एते स्वरा प्रकंपन्ते यत्रोच्च स्वरितो दयाः. असं अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वो स्वरित के प्रकार है. स्वरित के प्रकार जो है तो उनका आप कंप करके उच्चार करना होता है. त्याचं काही उदाहरण दिलं नाही त्याने, त्यामुळे म्हटलं तुम्हाला सांगता आलं. मी पुढच्या वेळेला तुम्हाला देते उदाहरण, मला सापडली ना तर पुढच्या वेळेला मी देते तुम्हाला, किंवा काहीतरी एक्सप्लेनेशन सांगते मी. जरूर जरूर. ओके, थँक्यू. ऑलराइट. एनीथिंग एल्स? No ma'am, thanks. ओके, यहाँ पे रुकते हैं फिर. थैंक यू मैम. वेलकम. Thanks ma'am. नमो नमः. नमो नमः. नमो नमः.